अब ये देखिए, यमन में ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान से आ रहे 7 टन हथियार जब्त हुए हैं, मिसाइल, ड्रोन पार्ट्स और वॉरहेड्स जब्त हुए हैं। हूती विद्रोहियों के लिए ये तोहफे भेजे जा रहे थे, लेकिन हथियारों की एक खेप हूतियों के पास पहुंचने से पहले ही रोक ली गई। ये कार्रवाई यमन की निर्वासित सरकार से जुड़ी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने की है। अब देखिए जरा, ईरान को अभी अभी इजराइल ने, आपने देखा, धुआं कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हूतियों को, हिजबुल्लाह को कहीं कमी ना पड़ जाए। जिस तरीके से मालिक चिंता करता है अपने साथ काम करने वालों की, उसी तरीके से ये यहाँ पर चिंता में भेजा जा रहा था, लेकिन हूतियों को पहुंचे उससे पहले पकड़ लिया गया। सर, ये रसद सप्लाई गजब है। यही तो हम लोग का बात करते थे कि माल वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। अब इनका खत्म हो गया। उनको रेड सी के ऊपर अपना दिखाना है कि रेड सी के ऊपर कुछ न कुछ तो डालते ही रहना चाहिए। अब उन्होंने जो है इसको रसद की सप्लाई कट कर दी, क्योंकि इतना मार दिया उनको, इजराइल ने इतना मार दिया कि जो वहां की बची खुची सरकार यमन की है, जो नॉर्थ में ही रहती है, साउथ में इस तरफ नहीं रहती है, उसके अंदर भी इतना दम आ गया कि उसने रोक लिया। लेकिन इसे कहते हैं एम्पावरमेंट। लेकिन मुझको लगता है सर, ये एक जहाज पकड़ लिया है, ईरान तो और 10 भेज देगा सर। नहीं, कहाँ है? नहीं, दिनेश, चिंता की बात नहीं है। ये बचा खुचा माल आ रहा था, अब स्टोर खाली हो रहा है, क्योंकि जैसे स्टोर पे कुछ बनना शुरू था, ऊपर से धमाका। ये बयान क्यों दे रहा है ईरान? बयान इसलिए दे रहा है क्योंकि मिसाइल अब नहीं है बाकी। अच्छा, तो वो जो स्टेल्थ बयान है, ड्रोन बयान है, 5th जनरेशन बयान है। सर, एक चीज और समझ में आ रही है मुझको कि एक जहाज में 3-4 कुछ वॉरहेड्स, कुछ टूटी फूटी मिसाइलें करके फोन करके पकड़वा दो, और अगली बार हूती वालों को ये बोलो कि भाई नहीं भेज सकता, पकड़ रहे हैं यहाँ पे। ये भी बहुत मुमकिन है कि हो रहा हो कि ईरान खुद ही करा रहा हो, रास्ते में इसको पकड़ लिया जाए, और कम से कम मेरे ऊपर जो प्रेशर है हूती को हथियार भेजने का है, तो मेरा ही आदमी, तो कम से कम मैं कहता हूँ बहुत मजबूर हूं अभी। अगली खबर देखिए, मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी। भारत में ही फाइटर जेट के इंजन बनाने की तैयारी। भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे जेट इंजन। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगेंगे ये इंजन अगर आपको समझना है तो वीकेंड प्रतिशोध इस बार देखना मत भूलिएगा। वॉर रूम वीकेंड प्रतिशोध में हम आपको यही बताएंगे कि फाइटर जेट्स के मामले में हम कहां हैं, फाइटर जेट्स में किन किन चीजों को हम बनाने लगे हैं और किन चीजों के बनाने में अब भी गुंजाइश है। सर, ये कैसी खबर? जी, बहुत बढ़िया खबर है। 2 कंपनी से बात चल रही है। अब हम एक्चुअली 3 कंपनी से, लेकिन मैं 2 कंपनियों की बात करूंगा। एक तो फ्रांस की कंपनी है साफरान से बात कर रहे हैं। साफरान वही कंपनी है जिसका इंजन राफेल में लगा है, तो एक तो ये स्टोरी है। दूसरी बात चल रही है रोल्स रॉयस से, जिसकी लग्जरी गाड़ियों के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बात आप लोग ये भी पहचान लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े एयरलाइनर्स हैं या जितने भी फाइटर जेट्स हैं, खासतौर से यूरोप के और कहीं के, इसमें आपको दिखेंगे रोल्स रॉयस के इंजन। तो उससे भी बात कर रहे हैं, वहां पे जापान से भी बात कर रहा है भारत फाइटर जेट का, और ये जो F414 है उससे भी बात चल रही है को प्रोडक्शन की एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो कि तेजस मार्क 2 की बात कर रहे हैं लोग। तो ये सारी की सारी चीजें अब आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। सर, आप बेहतर बताएं। अब ये देश लग रहा है मिशन मोड में है कि एरो इंजन बनाना है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर जहाज में 4 चीजें हैं, असला आपका होना चाहिए, मिसाइल्स, ये सब, आपका रडार होना चाहिए, आपका एरो स्ट्रक्चर होना चाहिए, और आपका एरो इंजन होना चाहिए। 3 में है हमारे पास चीजें, एक चौथी की ढूंढ पर। चौथे इंजन मामले में भी हम खुद मुख्तार होने वाले हैं बहुत जल्द, और RIC के फिर से एक्टिव होने के संकेत। बहुत अहम खबर, ध्यान से देखिए। भारत, रूस, चीन तीनों फिर एक साथ करेंगे काम। चीन के बाद अब भारत ने इस तिकड़ी के रीएक्टिव होने के संकेत दिए। लंबे समय से रूस इस पर कर रहा है काम। सर, ये अगर RIC, वैसे तो मेरे को लगता है कि क्या ये वजूद में आएगा, लेकिन अगर आकर वैसे काम करने लगा तो अमेरिका तो थरथरा जाएगा। सर, ये थोड़ा सा मामला हिला हुआ है, लेकिन सांकेतिक है कि अगर आप नाटो करोगे, हमारे खोपड़ी पे चढ़े रहोगे, ये टैरिफ, वो टैरिफ, 500%, 400%, हाँ, तो हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा देश के लिए। और ये सर, पॉसिबिलिटीज तो एग्जिस्ट करती हैं, कुछ भी, किसी भी संभावना से इनकार नहीं हो सकता। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर चाइना का इतना एग्रेसिव पोस्चर ना होता और चाइना वो सब ना करता, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बदतमीजियां जो चाइना कर रहा है, मुझे लगता है आसानी से बन भी सकता था। इंडिया चाइना पे भरोसा नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये है, ये प्रॉब्लम है। इंडिया क्यों नहीं प्लेन्स ले रहा अमेरिका से? क्या इंडिया के पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं ले रहा फाइटर जेट्स? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन है कि अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। ये सारा मामला ट्रस्ट पे चल रहा है, भरोसे का मामला है। लेकिन इधर RIC अगर होने पाया तो अमेरिकी एरोगेंस की तो RIP हो जाएगी।
आगे देखिए, अमेरिका में ट्रंप की नीतियों का विरोध, शिकागो समेत कई शहरों में प्रदर्शन, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का भी विरोध, डिपोर्टेशन, मेडिकल सुविधाओं पर प्रदर्शन। ट्रंप जो कर रहे हैं, दुनिया भर में तो दादा बन रहे हैं, लेकिन घर में उनकी राह मुश्किल होती जा रही है सर। नहीं, बिल्कुल। और ट्रंप को लेके मैं बता रहा हूं आपको कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत लोग हैं जो ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे हैं। वो लोग, दिनेश भाई, जो ट्रंप के नाम की कसमें खाते थे कि साहब ये है मसीहा जो अमेरिका को बचाएगा, ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब वो लोग 2 कदम पीछे कह रहे हैं यार तुम्हें जो करना है देख लो। अब वो कहने लगे हैं टैको टैको। और अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर बड़ा खुलासा, ईरान में 3 में से 2 एटमी प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। हवाई हमले में सिर्फ फोर्डो प्लांट को गंभीर नुकसान हुआ है। नातांज और इस्फहान एटमी प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नातांज इस्फहान में जल्द शुरू हो सकता है यूरेनियम संवर्धन का काम। यह खुलासा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इससे बच्ची खुची साख भी घर में गिरेगी ट्रंप की। बहुत गिर रही है। टोमोहाक, देखिए इस्फहान पर और नातांज पर टोमोहाक मिसाइल से अटैक किया था, जो सबमरीन से आई थी। इसका मतलब फेल कर गई। बगराम एयरबेस एक्चुअली सोवियत बेस होता था। 79-89 के बीच में यूएसएसआर का बेस हुआ करता था। उसके बाद वहां पे अमेरिकन आ गए। अब इसका कहना है वहां पे चाइनीज आ गए। और चाइनीज क्यों आ गए? क्योंकि चाइनीज ये नहीं कहते कि अफगानिस्तान में गर्ल एजुकेशन नहीं है, वुमेन एजुकेशन नहीं है, राइट वाइट। वो कहते हैं यार धंधे की बात करो, कितना पैसा चाहिए, क्या माल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ट्रंप के मुताबिक अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के पास चीन एटम बॉम्ब बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस काबुल से 44 से 60 किलोमीटर दूर है, जो अब चीन के नियंत्रण में है। बगराम एयरबेस पर अमेरिका का कब्जा था। बाइडेन प्रशासन ने 2021 में वापसी के बाद यहां अरबों डॉलर के हथियार छोड़ दिए थे। अब मुझको लगता है एक बार फिर से ये अफगानिस्तान गए, वहां बड़े सालों तक रहे, फिर उनको रुसवा होकर निकलना पड़ा। अब फिर मुझको लगता है उसकी चटनी बनानी है कहीं पे इनको। चीन का नाम लगा के फिर से अपना सिलबट्टा लेके आ जाएंगे। ये सिलबट्टा लेकर आए और आसिम मुनीर यहाँ पे काम आएगा। जो बीच में आप डिस्कस करते हैं ना कि आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट बना देंगे, आसिम मुनीर और जरदारी को उतार देंगे और ईरान को धोखा देने के लिए। तो ईरान और अफगानिस्तान दोनों अगल बगल हैं, दोनों के साथ बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान का। आज की तारीख में ट्रंप का क्या मतलब है? ट्रंप का ये मतलब है कि देखो भाई ऐसा है, ये जो पूरा मामला है ना यहाँ पे बगराम एयरबेस का, बगराम एयरबेस एक्चुअली सोवियत बेस होता था। 79-89 के बीच में यूएसएसआर का बेस हुआ करता था। उसके बाद वहां पे अमेरिकन आ गए। अब इसका कहना है वहां पे चाइनीज आ गए। और चाइनीज क्यों आ गए? क्योंकि चाइनीज ये नहीं कहते कि अफगानिस्तान में गर्ल एजुकेशन नहीं है, वुमेन एजुकेशन नहीं है, राइट वाइट। वो कहते हैं यार धंधे की बात करो, कितना पैसा चाहिए, क्या माल है। चाइनीज ये बात करते हैं। अमेरिका कहता है हम ये नहीं करेंगे, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाइना वहां का जो एम्बेसडर था वो तो शी जिनपिंग से मिला है भाई। हाँ बिल्कुल, वो शी जिनपिंग से मिला है। वो डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहा है चाइना। और चाइना क्यों ना हो वहां पे भाई, तुम वहां से क्यों भाग गए? सबसे बड़ी बात, तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। अब ये मैं बता रहा हूं, मुनीर जो है ना, मुनीर के तो हाथ पे लिखवा दो, जो दीवार फिल्म में नहीं कहता ये देखो इसने हाथ में लिखा है, तो यार मुनीर को लिखवाओ कि उसका बाप चोर है। मैं बता रहा हूं, ये बंदा दलाली कर रहा है तुर्की के लिए, ये बंदा दलाली कर रहा है इसके चाइना के लिए, क्योंकि इसके पास पैसा तो है नहीं कि सामान खरीदे। तो कह रहा है ठीक है साहब, एक पे एक रॉकेट फ्री में इतना बेच दूंगा, इतने तुम मुझे दे देना। ये कांड कर रहा है ये सब कर। ये है हकीकत। और ये हकीकत इस तरीके से थ्रेडबेयर हकीकतों के खोले जाने का सिलसिला सिर्फ प्रतिशोध में होता है। अब ये देखिए, यमन में ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान से आ रहे 7 टन हथियार जब्त हुए हैं। मिसाइल, ड्रोन पार्ट्स और वॉरहेड्स जब्त हुए हैं। हूती विद्रोहियों के लिए ये तोहफे भेजे जा रहे थे, लेकिन हथियारों की एक खेप हूतियों के पास पहुंचने से पहले ही रोक ली गई। ये कार्रवाई यमन की निर्वासित सरकार से जुड़ी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने की है। अब देखिए जरा, ईरान को अभी इजराइल ने, आपने देखा, धुआं कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हूतियों को, हिजबुल्लाह को कहीं कमी ना पड़ जाए। जिस तरीके से मालिक चिंता करता है अपने साथ काम करने वालों की, उसी तरीके से ये यहाँ पर चिंता में भेजा जा रहा था, लेकिन हूतियों को पहुंचे उससे पहले पकड़ लिया गया। सर ये रसद सप्लाई गजब है। यही तो हम लोग का बात करते थे कि माल वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। अब इनका खत्म हो गया। उनको रेड सी के ऊपर अपना दिखाना है कि रेड सी के ऊपर कुछ न कुछ तो डालते रहना चाहिए। अब उन्होंने जो है इसको रसद की सप्लाई कट कर दी, क्योंकि इतना मार दिया उनको, इजराइल ने इतना मार दिया कि जो वहां की बची खुची सरकार यमन की है, जो नॉर्थ में ही रहती है, साउथ में इस तरफ नहीं रहती है, उसके अंदर भी इतना दम आ गया कि उसने रोक लिया।